हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म का एक फिर से वीडियो ले के आ रखे हैं, जिसमें हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस कौन कौन से टॉपिक हैं? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, एंड थोड़ा बहुत इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म का थोड़ा सा पार्ट है। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी करवा रखे हैं, तो यहाँ से ही बेस्ड आपके क्वेश्चन रहेंगे, लाइक रेजोनेंस वगैरह से रिलेटेड, और भी कुछ क्वेश्चन जो कि हमारे ये लेक्चरर के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप चाहे LT लेक्चरर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड के, तो वहाँ पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आप ना आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सी एनायंस। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में भी लिख रखा है ऑक्सी ऋणायनों के स्थायित्व का घटता क्रम है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ ऑक्सी एनायंस दे रखे हैं। ठीक है, और वो भी किसके ऑक्सी एनायंस हैं? ये क्लोरीन के ऑक्सी एनायंस हैं। इनका हमें घटते हुए सीक्वेंस लगाना है स्टेबिलिटी का। ठीक है, स्थायित्व का। तो आप कैसे लगाएंगे इसको ध्यान से समझना। पहले तो हमें जो है एक चीज़ पता होनी चाहिए रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस जो डिसाइड करता है वो स्टेबिलिटी डिसाइड करता है। ठीक है, चाहे एनायंस की हो चाहे कैटायंस की हो। तो यहाँ पर उसी के बेस्ड पर हमारा ये क्वेश्चंस है। तो पहले तो ये सारे के सारे जो एनायंस है, ऑक्सी एनायंस, इनका स्ट्रक्चर भी हमको पता होना चाहिए। और ये सारे के सारे क्लोरीन के ऑक्सी एनायंस हैं, तो इनका स्ट्रक्चर हम पहले बनाएंगे, तभी हमें ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। देखिए, ClO4 है, ClO3 है, ClO2 है और ClO है। ठीक है, तो आपको जब भी ऑक्सी एनायंस बनाने होते हैं तो आपको क्या करना होगा? हमेशा एक डबल बॉन्ड O बनाएंगे। ठीक है, और एक तो डबल बॉन्ड O होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर ClO4 का बनाएं, हम ClO4 नेगेटिव का बनाएं, तो यहाँ पर हमें 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। तो आप 3 डबल बॉन्ड हो तो ऐसे लगाएंगे, और चौथा जो होता है वैसे यहाँ पर OH रहा होगा, लेकिन उसमें से हाइड्रोजन निकल गया है तो एक O नेगेटिव बच गया, यानी O ये हो गया। तो ये ClO4 माइनस का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में होनी चाहिए। और दूसरा हमारा ClO3 है, तो आप क्या करेंगे? एक डबल बॉन्ड O को कम कर देंगे, तो Cl डबल बॉन्ड O और एक O नेगेटिव हमेशा ही रहेगा। मतलब डबल बॉन्ड O और एक O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड के थ्रू हमेशा ही जुड़ा रहेगा। तो ये हमारा हो गया ClO3 नेगेटिव। ऐसे ClO2 नेगेटिव हो जाएगा, Cl डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया हमारा ClO2 नेगेटिव। और लास्ट हमारा क्या है? ClO है, तो Cl में एक Cl और सिंगल O नेगेटिव, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो बस आपको अगर ये स्ट्रक्चर्स पता है तो बहुत आसान है इनमें क्या इसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करना। ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? आप यहाँ पर अगर एक चीज़ देखिएगा, अगर आपको पता है रेजोनेंस के बारे में तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, रेजोनेंस क्या कहता है? जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, उतना ज़्यादा क्या होते हैं? कंपाउंड की या एनायंस की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर आप यहाँ पर देखें फर्स्ट वाले में, तो आप देखेंगे ये नेगेटिव चार्ज जो है, इसके बाद सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, फिर नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। तो आपको ये एक चीज़ दिख रही है कि एक नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी करने के लिए यहाँ पर 1, 2 और 3 डबल बॉन्ड O लगे हुए हैं। यानी यहाँ पर आप अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके लगभग 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आसानी से बन पाएंगे। तो आप सिंपली ये देखिएगा कि एक नेगेटिव चार्ज को कितने ज़्यादा डबल बॉन्ड उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा क्या होता है? जो एनायन होता है उसकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है और इसको स्टेबलाइज करने के लिए 1, 2 और 3 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पर। तो ये ऐसे एक बार यहाँ पर स्टेबलाइज हो जाएगा, एक बार इस डबल बॉन्ड के साथ और एक बार इस डबल बॉन्ड के साथ। तो सिमिलरली अगर हम सेकंड में देखें तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए 2 ही डबल बॉन्ड है रेजोनेंस के थ्रू, और यहाँ पर केवल एक ही डबल बॉन्ड है। और फोर्थ वाले स्ट्रक्चर में यानी ClO नेगेटिव में कोई भी डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फोर्थ वाले में नहीं होंगे। तो जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उतने ज़्यादा क्या होती है? एनायंस की या कैटायंस की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस इसी में बनेंगे। तो हमें यहाँ पर ऑर्डर अगर हम अरेंज करेंगे तो हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ClO4 नेगेटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल, ClO3 नेगेटिव उससे कम, और ClO2 नेगेटिव उससे कम, और ClO नेगेटिव सबसे कम।
तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए एक तो ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको ना दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन को आपको दे सकता है कि आपको ये सभी क्या है, क्लोरीन के ऑक्सीजन आयंस है, तो आपको एग्जाम में क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स भी दे सकता है, ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। इसी को आपको क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स का ऑर्डर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ऐसे दे सकता है HClO4, ठीक है, HClO3, HClO2 और HClO, ठीक है, HClO, ये हमारे 4 क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स हैं। इसी में से क्या कर रखा था, देखिए जैसे HClO4 का स्ट्रक्चर अगर हम बनाओ, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। इसी में से क्या कर रखा था, उसने हाइड्रोजन को हटा रखा था। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इन चारों में एसिडिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, तो एसिडिटी का ऑर्डर भी सेम बिल्कुल यही रहेगा जैसे ऑक्सीजन आयंस का ऑर्डर था। तो यहाँ पर क्योंकि अगर हम इस वाले HClO4 से H+ को निकाल देंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एनाइन बन रहा था, यानी हमारा HClO4 नेगेटिव में सबसे ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा था। इस वजह से ये क्या होगा, HClO4 जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इससे जो ClO4- एनाइन बन रहा है वो क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स का ऑर्डर क्या होगा, तो एसिडिटी का ऑर्डर भी बिल्कुल यही होगा, HClO4 सबसे ज़्यादा एसिडिक और HClO, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के निकलने के बाद जो एनाइन बन रहा है वो कम स्टेबल है, इसलिए ये जो है सबसे कम एसिडिक होगा। तो ये क्वेश्चन आपका 2 टाइप से पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जो है वो बिल्कुल रेजोनेंस से रिलेटेड है, बिल्कुल जैसा पिछला वाला था वैसा ही है। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। हमें यहाँ पर 4 कंपाउंड दिए गए हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा। फिर से आपको देखना है, अगर किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन को हटाने के बाद, जैसे एसिड जनरली क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, आसानी से H+ देते हैं, ठीक है, H+ क्या करते हैं, आसानी से देते हैं, ठीक है, आसानी से देते हैं। तो आसानी से कौन देगा, जैसे माना मैं कहूँ कि कहीं पर जो है कोई भी माना ये कोई लग रखा है, कोई भी कंपाउंड है, इससे माना कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसमें हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन कब निकलेगा आसानी से, जब ये हाइड्रोजन निकलने के बाद ये जो ग्रुप है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बन जाए, ठीक है। तो ऐसा ही सेम यहाँ पर हम देखेंगे, हमें यहाँ पर 4 कंपाउंड दिए गए हैं। तो आपको यह समझना है कि इसमें से अगर माना किसी में से हाइड्रोजन निकलने के बाद जो एनाइन बन रहा है उसको हम जनरली कंजुगेट बेस भी बोलते हैं, अगर वो स्टेबल है तो वो कंपाउंड एसिडिक, बहुत अच्छा खासा एसिडिक होगा। अगर यहाँ पर से सभी में से आप हाइड्रोजन निकाल के देखें, ये जो हमारे 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसमें से भी निकाल लें, इसमें से भी निकाल लें, इसमें से भी निकाल लें और इसमें से भी निकाल लें। निकालने के बाद सभी में क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा, सभी में बचेगा क्या, नेगेटिव चार्ज। तो अब हमें यही देखना है कि जो ये नेगेटिव चार्ज है वो किसी रेजोनेंस या फिर कोई और फिनोमिना के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है कि अगर स्टेबलाइज हो रहा होगा तो जिस कंपाउंड में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो रही है एनाइन की, वही सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। मतलब वो चाहेगा कि H+ निकल जाए, क्योंकि उससे स्टेबल एनाइन बन रहा है या कंजुगेट बेस बन रहा है स्टेबल। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से हाइड्रोजन जब मैं निकाल रहा हूँ तो कोई भी स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है नहीं, CH2O नेगेटिव, यानी यहाँ रेजोनेंस तो हो नहीं सकता, क्योंकि रेजोनेंस होने की कंडीशन है नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर यहाँ देखेंगे तो इसको अगर आप अच्छे से ओपन करके लिखेंगे तो ऐसा कुछ है, उसके बाद CH2 है, ठीक है, फिर उसके बाद O है, फिर H है। तो यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप फिर हम दोबारा से अगला अपना एग्जांपल देखें, यहाँ पर सी ऑप्शन देखें तो इसमें भी O नेगेटिव निकलने के बाद कोई भी स्टेबिलिटी वाला फैक्टर एक्स्ट्रा है नहीं। लेकिन अगर हम बी ऑप्शन में जाएं तो बी ऑप्शन हमारा फिनॉल है, और फिनॉल में से क्या करें, अगर हम क्या कर दें, यहाँ से OH में से हाइड्रोजन को निकाल दें तो बचेगा O नेगेटिव, ठीक है। और O नेगेटिव क्या होगा, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि O नेगेटिव, ठीक है, फिर इसके बाद नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग पर क्या हो जाएगा, डिलोकलाइज हो जाएगा, यानी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें दिख रहा है कि फिनॉल का जो नेगेटिव एनाइन या जिसको हम बोल रहे हैं कंजुगेट बेस, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है यहाँ पर, इस वजह से बी जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर आप डी ऑप्शन में भी जाना चाहें तो डी में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर से
H निकलने के बाद इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर इसके बाद कहीं पर भी रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। तो रेजोनेंस को लिए क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो हमें बी ऑप्शन यानी फिनॉल में ही दिख रहा है कि H+ को निकलने के बाद क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एनायन बन रहा है, इस वजह से फिनॉक्साइड आयन बन रहा है यहाँ पर से, ठीक है। इस वजह से फिनॉल जो है इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा, अभी तक मैंने दोनों क्वेश्चन रेजोनेंस से रिलेटेड बताए थे। अगला क्वेश्चन है द रिएक्शन प्रोपीन Cl2 हमको दे रखा है और टेम्परेचर दे रखा है 400 से लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड विल प्रोड्यूस, ठीक है। अब हमें एक रिएक्शन करनी है किसकी, प्रोपीन की। प्रोपीन का अगर आप फॉर्मूला आपको पता हो तो वो सा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, क्लोरीन के साथ, और हमें यहाँ पर हाई टेम्परेचर दे रखा है। क्या दे रखा है, हाई टेम्परेचर। तो हमें इससे क्या बनेगा, ऑप्शन है हमारे पास एलाइलिक क्लोराइड, दूसरा है 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, तीसरा है विनाइल क्लोराइड, और चौथा है हमारे पास ऑक्टा क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। 4 हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है क्या, प्रोपीन दे रखा है, ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या दे रखा है, क्लोरीन Cl2, और काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर हमको 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रखा है। तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा, जब भी हाई टेम्परेचर या फिर हमको HNO यानी क्या दिए रहते हैं, लाइट दिए रहते हैं, तब क्या करना है आपको, हमेशा एलाइलिक पोजीशन पर रिएक्शन करानी है, ठीक है। ये वाली जो पोजीशन कहलाती है डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाली, इस पोजीशन को हम एलाइलिक कहते हैं, ठीक है। तब आपको एडिशन रिएक्शन या डबल बॉन्ड पर रिएक्शन नहीं करानी है, आपको डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पर एलाइलिक पोजीशन पर रिएक्शन करवानी है। तो सिंपल सा यहाँ पर से फ्री रेडिकल बॉन्ड फिशन होता है, और ये जो है H रेडिकल यहाँ से निकलता है और CH2 पर रेडिकल बना के जाता है। तो इधर पे आपको बन जाएगा CH2 रेडिकल और CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्लोरीन जो है ये भी ब्रेक होगा Cl रेडिकल और Cl रेडिकल में, और ये CH2 रेडिकल पे एक क्लोरीन आकर के जुड़ जाता है। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर से आपका बन जाएगा एलाइलिक क्लोराइड या एलाइल क्लोराइड। इस वाली पोजीशन को हम बोलते हैं, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन को हम बोलते हैं एलाइल, ठीक है। तो एलाइलिक पोजीशन यहाँ पर है। तो इस जगह पर आपको जब भी हाई टेम्परेचर या HNO दिया होगा, आपको हमेशा एलाइलिक पोजीशन पर ही रिएक्शन करवानी होगी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी एलाइल क्लोराइड इसका सही आंसर है। ऐसे ही देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। हमारा एक रिएक्शन होती है जिसको हम नाइट्रेशन रिएक्शन कहते हैं। जनरली बेंजीन या कोई भी हमारा बेंजीन रिंग पर लगा हुआ कुछ भी ग्रुप हो सकता है, लाइक फिनॉल, एनिलीन, इस टाइप का कंपाउंड, ये सभी नाइट्रेशन रिएक्शन देते हैं। और वो रिएक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो होता क्या है उस रिएक्शन में, जनरली मैं आपको एक अलग पेज पे यहाँ पर बना करके दिखा देता हूँ। देखिए जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एरोमेटिक रिंग पे, तो कुछ इस टाइप की रिएक्शन होती है। ये हमारा एक आपको थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ। हाँ, तो इस टाइप से हमारे पास कोई भी एरोमेटिक रिंग लाइक बेंजीन होगी, ठीक है, ऐसे बेंजीन है, और इस पर जो है इलेक्ट्रोफाइल जब आता है, जब भी इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो इलेक्ट्रोफाइल आने से क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन तो हट जाता है और आकर के क्या जुड़ जाता है, इस जगह पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाता है। तो कुछ इस टाइप की रिएक्शन होती है, ये बेंजीन रिंग पे आकर के इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ जाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं एरोमेटिक रिंग पे हो रही है और इलेक्ट्रोफाइल द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इस वजह से एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है, ठीक है। और इसमें 4-5 टाइप की रिएक्शन आती हैं जनरली। एक हमारी होती है नाइट्रेशन रिएक्शन या नाइट्रीकरण अपक्रिया बोलते हैं इसको, नाइट्रेशन रिएक्शन। दूसरी होती है एक हेलोजिनेशन रिएक्शन या हेलोजनीकरण इसको बोलते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन। तीसरी होती है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, और इसी में फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन भी एक रिएक्शन होती है, ठीक है। और एक सबसे लास्ट हमारी होती है सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको हमने जो है बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, मैंने एक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट्स वाली एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो मतलब हमारे चैनल पे है, उस पर आप देख सकते हैं, ये सारी रिएक्शन मैंने बता रखी है। तो आपको इसमें से क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन है वो नाइट्रेशन रिएक्शन से रिलेटेड आ रखा है। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, नाइट्रेशन रिएक्शन में
बेंजीन लाइक के कंपाउंड जो होते हैं वो रिएक्शन करते हैं किसके साथ, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, और किसकी प्रेजेंस रहती है, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस यहाँ पर रहती है। ठीक है, अब ये सब मिल करके HNO3 और H2SO4 मिल करके एक यहाँ पर से इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, वो होता है NO2 पॉजिटिव। ठीक है, नाइट्रोसोनियम आयन इसको भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाता है और यहाँ से NO2 इधर पर जुड़ जाता है। ठीक है, NO2 क्या हो जाता है, ऐसे जुड़ जाता है एरोमेटिक रिंग पे, यानी नाइट्रोबेंजीन टाइप का यहाँ से कंपाउंड बन जाता है। तो इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि द इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन नाइट्रेशन रिएक्शन इज इन बेंजीन। तो हमें इलेक्ट्रोफाइल क्या यूज होता है, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं किसको, NO2 पॉजिटिव को बोलते हैं। ठीक है, सही है बिल्कुल। ये इज प्रोड्यूस्ड बाय H2SO4 एंड HNO3। तो NO2 प्लस कहाँ से प्रोड्यूस होता है, H2SO4 और HNO3 से NO2 प्लस प्रोड्यूस होता है। इज अटैक्ड बाय द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेंजीन। ये कहाँ पर अटैक करता है या किसके द्वारा इस पर अटैक होता है, पाई इलेक्ट्रॉन पे जो है आकर के जुड़ता है बेंजीन के। ठीक है, यहाँ पर आकर जुड़ता है पाई इलेक्ट्रॉन पे। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज सही है, सभी के सभी क्या है, सही है। लाइक बेंजीन रिंग पे ही ये रिएक्शन होती है, बिना बेंजीन रिंग के ये रिएक्शन नहीं हो पाती है, मतलब एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी सारी बातें इसके लिए सही है। इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रोनियम आयन इस पर बनता है और वो बनता है H2SO4 और HNO3 की रिएक्शन से, और ये अटैक करता है पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन पे अटैक करता है। ठीक है, सब सही है। तो ये हमारा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल आ रखा है। तो यहाँ पर 5 स्ट्रक्चर मैक्सिमम बन सकते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसके, फिनॉल के। तो ये स्ट्रक्चर्स बनाना आपको आना चाहिए। लाइक जैसे हमारे पास यहाँ पर फिनॉल है, ये फिनॉल ऐसे होता है। ठीक है, इस पर यहाँ पर क्या लगा रहता है, OH। ठीक है, OH पे क्या रहता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना होगा तो OH क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को आसानी से नीचे की तरफ रिंग की तरफ देता है। तो ऐसे नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा इसमें वो कुछ ऐसे बनेगा। ये देखिए, इधर वाला जो ये वाला बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इधर इस वाले एटम की तरफ ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर पर इस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा होगा, जिसको OH अपने इलेक्ट्रॉन दे करके न्यूट्रलाइज करेगा और बन जाएगा OH ने यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बना लिया और OH पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको पूरी रिंग पर डिलोकलाइज करेंगे, और तब तक डिलोकलाइज करेंगे जब तक कि ये वापस से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनों का जाना वहाँ पर वापस ना आ जाए। तो OH पे फिर से आएगा वापस। तो अगला स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो इस नेगेटिव चार्ज को शॉर्टकट में हम क्या करते हैं, 1 पोजीशन पे है तो 2 और 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है जब भी, तो इस नेगेटिव चार्ज को हम 3 पोजीशन पर डाल देते हैं और बॉन्ड को एक स्थान पीछे कर देते हैं। तो ये कुछ अगला स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज तो 1 से 3rd पे यहाँ पर चले जाएगा और बॉन्ड एक स्थान पीछे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो और यहाँ पर बाकी वैसा का वैसा ही रहेगा, OH पे पॉजिटिव ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तीसरा स्ट्रक्चर बन गया। अब चौथा स्ट्रक्चर हम फिर से देखेंगे। 1 पे नेगेटिव चार्ज, 2, 3 पे डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड को हम एक स्थान पीछे खिसकाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर चले जाएगा। ठीक है, तो बाकी सब वैसा ही बनाएंगे, OH प्लस। ठीक है, और फिर से हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के साथ न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो 1, 2, 3 पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज 3 पे जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, बॉन्ड एक स्थान पीछे आ जाएगा। तो लास्ट स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ये जो है ये वाला OH वाला डबल बॉन्ड पीछे आ गया और OH पे पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पर हमें कितने स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर ओवरऑल हमें 1, 2, 3, 4 और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। तो ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे लेक्चरर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, एक दो और। मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकैटायन क्या कार्बोनियम आयन कौन सा है, मोस्ट अनस्टेबल पूछ रखा है। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल और मोस्ट अनस्टेबल में आपको ध्यान रखना है। तो मोस्ट अनस्टेबल कौन सा होगा, इसके लिए हमें हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने पड़ते हैं। हमें पता है अगर माना जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, जैसे कार्बन प्लस है, इसके बगल में जितने ज़्यादा कार्बन, बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होते हैं उतना ज़्यादा क्या बनते हैं, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और उतने ज़्यादा कंपाउंड में स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, मतलब जो हमारा कार्बोकैटायन उतना ज़्यादा स्टेबल बनता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें अगर देखें तो ए ऑप्शन में
तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 3 यहाँ है, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 7 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें अगर देखें तो इस कार्बन प्लस के बगल में अल्फा वाला कार्बन एक ये है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, तो यहाँ पर 9 हाइड्रोजन है अल्फा पर, तो यहाँ पर 10 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। थर्ड वाले में देखें तो केवल 3 ही हाइड्रोजन है, तो 4 हमारे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और अगर फोर्थ वाले में देखें तो यहाँ पर हमारा क्या है, 2 ही हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर 3 मतलब हमारे क्या बनेंगे, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन पाएंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ समझिएगा। तो दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है वो है समझने वाली कि अगर यहाँ पर तो हमें देखें कि जो हमारे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे 7 बन रहे हैं, इसमें हमारे 10 बन रहे हैं, लेकिन यहाँ इन दोनों में C और D में ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 4 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, और इस केस में कितने बन रहे हैं, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रुप लग रखा है CH3CH2, जो क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, जिससे हमारा ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बनेगा। यहाँ पर केवल CH3 ग्रुप है, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम होता है, जिस वजह से ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा अनस्टेबल जो होगा C होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर हमें दिख रहे 4 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर C में है, फिर भी ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3CH2 ग्रुप D वाला ऑप्शन जो है, D जो है ज़्यादा स्टेबल होगा C के कंपेयर में, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल C होगा। अगर हम यहाँ पर इसका ऑर्डर देखना चाहें तो ऑर्डर में आप ध्यान रखेंगे तो B वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे, A वाला उससे कम, और D वाला उससे कम, और C वाला सबसे कम स्टेबल होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज ऑल द कार्बन बॉन्ड और सेम बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सारे के सारे बॉन्ड लेंथ जो है बराबर रहती हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है यहाँ पर है क्या है, बेंजीन। बेंजीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर बेंजीन में हमको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो जिसकी बॉन्ड लेंथ होती है कितनी, लगभग 1.34 एंगस्ट्रॉन के आसपास। और क्या दिख रहा है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन भी दिख रहा है, जिसकी बॉन्ड लेंथ लगभग हमें दिखती है 1.54 एंगस्ट्रॉन के आसपास। लेकिन बेंजीन में हमको ये दोनों ही बॉन्ड लेंथ नहीं मिलती है। हमको बेंजीन में ना ही डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ मिलती है, ना ही सिंगल बॉन्ड की। हमें बेंजीन में बॉन्ड लेंथ मिलती है 1.40 एंगस्ट्रॉन के आसपास। ना जो क्या है बीच की है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच की। इसका मतलब बेंजीन में क्या हो रहा होगा, बेंजीन में सारे के सारे बॉन्ड एक जैसे मिलते हैं और सभी बॉन्ड लेंथ बराबर होती हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम बेंजीन का बनाना चाहें तो एक तो ये है, दूसरा इसमें रेजोनेंस की वजह से एक और जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, और अगर हम इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को मिला देते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये ऐसे करके हम उसको दिखाते हैं। ठीक है, और यही हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड ही क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर माना जाता है, जिसके अंदर दिख रहा है हमें सारे बॉन्ड एक जैसे है और सभी की बॉन्ड लेंथ लगभग 1.40 एंगस्ट्रॉन के आसपास होती है। तो बेंजीन में क्योंकि रेजोनेंस होता है, इस वजह से इसमें सारे बॉन्ड क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, और सभी की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, 1.40 एंगस्ट्रॉन होती है। दूसरा हमारा एन हेक्सेन है। एन हेक्सेन का जो फॉर्मूला होगा, वो स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होगा, एन हेक्सेन मतलब 6 हमारे कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं। तो CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, सारे के सारे बॉन्ड्स क्या होंगे, बिल्कुल कार्बन कार्बन बॉन्ड बिल्कुल एक जैसी बॉन्ड लेंथ के होंगे। ठीक है, क्योंकि सभी एक ही जैसे बॉन्ड हैं। तीसरा साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन जो होता है हमारा वो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है वैसे। ठीक है, वो हमारा चेयर फॉर्म में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर भी आपको सारे के सारे बॉन्ड क्या मिलते हैं, बिल्कुल एक जैसे मिलते हैं। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर चेयर फॉर्म में ऐसे रहता है। तो ये भी, तो इसका मतलब सारे के सारे जो हमारे यहाँ कंपाउंड दे रहे हैं सभी में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या है, बिल्कुल एक जैसी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसमें से कौन सा जो हमारा कंपाउंड है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे अमाउंट में पाए जाते हैं। और ये जो है इलेक्ट्रोफाइल यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ पर अटैक करते हैं। जनरली न्यूक्लियोफाइल हमारे जो रहते हैं वो या तो नेगेटिवली चार्ज रहते हैं या इनमें क्या रहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और जबकि जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल रहते हैं
वो क्या रहते हैं, उनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो या तो ये जो है इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोफाइल पर, या फिर इन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो न्यूट्रल अगर होंगे तो इन पर, लेकिन ऑक्टेट इनका कंप्लीट नहीं रहता, यानी ये जो है इन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहती है। तो इसमें अगर आप BF3 देखेंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं बोरॉन के अंदर। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में होंगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के सेंट्रल एटम में मिलेंगे। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, आपको ये याद भी होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे Cl2 और AlCl3, तो यहाँ पर से ये दोनों आपस में रिएक्ट करके हेलोजिनेशन रिएक्शन के दौरान Cl+ बना लेते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। Br2 और FeBr3, यहाँ भी Br2 जो है FeBr3 के साथ रिएक्ट करके Br+ बना लेता है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। अगर आप देखेंगे CH3MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है, और इसमें जो है मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज रहता है, जबकि CH3 पे कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। और ये जो है बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिखाता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ, जहाँ पर हमारी ये जो है अटैक करता है यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड H इस टाइप का हमारा कंपाउंड है, तो यहाँ पर जा करके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो कि कार्बन पर रहता है उस पर जाके अटैक करके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर CH3MgBr पे CH3 पे नेगेटिव होने की वजह से ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, और सभी क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द बेस स्ट्रेंथ वेरीज इन ऑर्डर। इनमें क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ किस ऑर्डर में वेरी करेगी। तो आपको यहाँ पर 3 हमें दे रखे हैं अलग अलग एनाइंस यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये हमारा स्टेप से है, CH3CH2 है, एक हमारा CH3CH2 है, इस पर जो है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा वैसे। दूसरा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पर भी नेगेटिव चार्ज रहा होगा। और तीसरा हमारा है HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, यानी ये हमारा इथेन और इथाइन के हमारे क्या हैं, एनाइंस हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस नेगेटिव का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, यहाँ पर इसका होगा sp2 और इसका होगा sp3, ठीक है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे S कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन देने की पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% S कैरेक्टर होता है, ठीक है, 50% S कैरेक्टर। यहाँ पर अगर sp2 में जाएंगे तो यहाँ लगभग हमारा 33.3% ही मिलेगा, और sp में हमें केवल 25% S कैरेक्टर मिलता है। तो जहाँ पर S कैरेक्टर सबसे कम है, यानी CH3CH2 नेगेटिव के केस में वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, और CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव के केस में S कैरेक्टर 50% यानी सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे कम बेसिक होगा, मतलब ये C नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी सबसे कम रखेगा। और यहाँ CH3 नेगेटिव सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा फर्स्ट जो है सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, दूसरा उससे कम, और तीसरा सबसे कम होगा, यानी हमारा जो है C ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड थे। तो मैंने पूरी कोशिश की आपको इसमें समझाने की। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।